बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क को कौम के लिए कानून साजी और अवामी मसाइल को उजागर करने वाला ऐवान 3 रोज से मछली मंडी के मनाजिर पेश कर रहा था। मेंबरान 2 दिन लगातार लफ्जी गोलाबारी तो करते ही रहे, लेकिन साथ साथ हाथापाई, गालम गलोच, हुल्लड़बाजी, किताबें फेंकना और गैर पार्लिमानी जुबान का इस्तेमाल भी करते रहे, बल्कि सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल भी जो है वो खुलेआम होता रहा। वज़ीर खजाना शौकत तरीन की बजट तकरीर के बाद अपोजिशन लीडर 3 दिन तक लगातार तकरीर शुरू तो करते, मगर हुकूमती अरकान की जानिब से शदीद हुल्लड़बाजी के बाद तकरीर पूरी नहीं कर पाते। लड़ाई झगड़े और फसाद के बाद आज चौथे दिन हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामला तय पा गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है वो मामला तय पा गए हैं। आप स्पीकर साहब मुझे देखें, साहब इधर देखें, इधर देखें। मेरी जाती तौर पर तज़लील हुई। जी मैं शहबाज शरीफ साहब। ना सिर्फ इस हाउस के अंदर गाली गलौज हुआ जिसको आपने नहीं रोका। ये किसने मारा है? मैं इस हाउस को नहीं चलाऊंगा। और पाकिस्तान के लिए काम करें। पाकिस्तान हर चीज कर सकता है। आप तशरीफ रखें प्लीज। हमारी बात सुनी जाएगी तो हम उनकी भी बात सुनेंगे। जो हुआ पूरी दुनिया में गलत पैगाम गया। जॉइंट कमेटी बनेगी और वो कमेटी जो है ना लीगली उसकी स्टेटस को डिस्कस करेगी। ये साबित हो जाए कि यहाँ पर डंडी मारी गई तो आपका हाथ और मेरा गिरबान। हुकूमत और अपोजिशन के भी बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है। तमाम जो मामलात हैं उनके ऊपर डिस्कशन हुई। ऐसा माहौल क्रिएट नहीं होना चाहिए जिससे कि इदारे फंक्शनल ना हो। असम्बली के अंदर जो हंगामा आराई हुई उससे पार्लिमान की सुबकी हुई। मामला तय पाने के बाद चौथे दिन जो है वो इजलास शुरू हुआ। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तकरीर का आगाज किया तो बोले कि अगर लोगों की जेब खाली है तो फिर बजट जाली है, हम बजट को पास नहीं होने देंगे। मौजूदा पाकिस्तान से पुराना पाकिस्तान बेहतर था। गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह 18,000 है वो कहां जाएगा? वो किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करेगा? जितनी बदएतमादी सूबों और विफाक के दरमियान आज पैदा हुई है, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती है। एक घर में बर्तन हो तो वो खड़कते हैं, लेकिन वो फिर घर वाले बर्तनों को संभालते भी हैं। लेकिन इस बदतरीन सूरत हाल में कोई उनको संभालने वाला नहीं। हमें होश के नाखून लेने चाहिए। 3 सालों में जिस तरीके से मसाइल को हैंडल करना चाहिए था, उसकी बजाय पूरी की पूरी तवन्नाइयां जो हैं वो ऑपोजिशन से इंतकाम लेने में सर्फ की गई। खाली है तो ये बजट जाली है। पिछले 3 सालों में जो टैक्सों की भरमार की गई उसके नतीजे में गरीब की एक रोटी आधी हो चुकी है। कि उन्होंने 66 सफ़ों की स्पीच की। हर सफ़े पे क्या लिखा था? महंगाई महंगाई महंगाई। जब हमने हुकूमत छोड़ी जीडीपी 5.8% पे थी। अगले साल वो शरह तरक्की धड़म करके 2.1 पे आ गई। नवाज शरीफ के दौर में किस तरह अद्वियात और इलाज मुफ्त किया गया था, वो कहाँ है 1 करोड़ नौकरियां? वो कहाँ है 50 लाख घर? एक ईंट तक नहीं लगी। फीते काटते हैं, तख्तियां लगवाते हैं। किन मंसूबों के ऊपर? नवाज शरीफ के दौर में बने और मुकम्मल हुए। कोविड मुल्क में तबाही फैला रही हो, पूरा पाकिस्तान को इकट्ठा करना वजीर आज़म का काम था। आज तक हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 2018 के मुकाबले में नहीं बढ़ सकी। इन्होंने इन 3 सालों में 10,000 अरब रुपए से ज्यादा फिजिकल डेफिसिट किया। नवाज शरीफ के 3 अदवा फिजिकल डेफिसिट वो एक तरफ और इन 3 सालों का फिजिकल डेफिसिट उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा है। हमने ये पटवार कल्चर का खात्मा कर दिया। आज पटवारी वापस आ गए, आज तहसीलदार वापस आ गए। 60% बिजली की बिल की कीमतें बढ़ाई इन्होंने। बिजली बनाई, पीटीआई ने बिजली आवाम पे गिराई। IMF ने इस बजट के ऊपर ठप्पा लगा दिया है। पूरी ऑपोजिशन का ये बाकायदा फैसला है कि इस बजट के खिलाफ सीधा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे, इसको पास नहीं होने देंगे। अपोजिशन लीडर ने भी मौजूदा दौर और मुस्लिम लीग नून के दौर का एक मुवाजना पेश करते हुए मौजूदा हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। शहबाज शरीफ की पोस्ट बजट तकरीर के बाद वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर शहबाज शरीफ की तनकीद पर बोले कि जो इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं वो अपने बड़े भाई के जमानती थे, काश ये उन्हें वापस आने का कहते। नवाज शरीफ 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, वो वापस आए। जब लंदन में, पेरिस में, स्विट्जरलैंड के बैंकों में पाकिस्तान के हुक्मरानों की जायदादें नजर आए
ये पैसा किधर से आया? काश एक अस्पताल ऐसा होता। क्या मियां साहब कहते मुझे इस अस्पताल के जो इलाज किया जा रहा है उस पर यकीन है? डेंगू उसका मुआवजा किया, कोविड जब आया, कोरोना जब आया तो हमारी हुकूमत ने क्या किया? बराक ओबामा का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कहता है कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान की तरह कोरोना का मुकाबला किया होता तो खरबों डॉलर बचाता अमेरिका। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को भी बुलाया जब वो कोई सियासत में नहीं था। 1983 में जवाब दो, ये फ्लैट तुमने कैसे खरीदा था? इमरान खान ने उसके जवाब में ये नहीं कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। वो गए, अपना रिकॉर्ड लेके सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया और सुप्रीम कोर्ट ने गवाही दी कि यह शख्स सादिक भी है और अमीन भी है। ये एलएनजी के जो प्लांट्स हैं ये मस्ट रन प्लांट हैं, चाहे जितना भी महंगा हो आपने इन्हीं को चलाना है। 2013 में जितनी इनको एक्सपोर्ट मिली, 2018 में 5 साल बाद उससे कम ये एक्सपोर्ट छोड़ के गए। ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ था। कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि इमरान खान ने गरीब लोगों के लिए कैंसर अस्पताल बनाया। 2013 में जब वो स्टेज से गिरे तो इन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए अमेरिका, बरतानिया से इलाज की ऑफर्स हुई थी, लेकिन उन्होंने इनकार किया। 3 दफा वफाक में हुकूमत करने के बाद काश मुस्लिम लीग नून की क़यादत एक अस्पताल अपने इलाज के लिए ही बना लेते। काश के एक अस्पताल ऐसा बना होता जिस पर नवाज शरीफ को यकीन होता। मियां शहबाज शरीफ पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि ऑपोजिशन लीडर लंगर खानों में जाकर देखें कि वहां गरीबों को कैसे इज्जत दी जाती है। उन्होंने अपनी तकरीर में 20 मिनट डेंगू का जिक्र किया। फर्क उसी से जाहिर है कि शहबाज शरीफ को बताना पड़ा कि उन्होंने डेंगू के दौरान क्या क्या किया था, जबकि दूसरी जानिब कोरोना के दौरान आलमी इदारे पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। बिल गेट्स कहता है कि दुनिया को कोरोना से निमटने के लिए पाकिस्तान से सीखना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करते रहे और अपने दौरे हुकूमत के मंसूबों की तारीफ करते रहे, जबकि वफाकी वजीर असद उमर गुज़श्ता अदवार पर तनकीद और अपनी हुकूमत की तारीफें करते हुए नजर आए। मगर सवाल ये है कि क्या अब हुकूमत और ऑपोजिशन ऐवान में साथ चलते हुए नजर आएंगे? जिस तरह के फवाद चौधरी साहब ने, परवेज खटक साहब ने कहा कि मामला तय पा गए हैं, तो कितने मामला जो हैं वो तय पा गए हैं, या फिर हमेशा यही होता रहेगा? अवाम के खर्चे पर हुक्मरान जो हैं वो ऐवानों में लड़ते रहेंगे। इसी मुद्दे के ऊपर जो बिल्कुल हम आज बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस हद तक जो है अब वो मामला तय पाए हैं और आखिर ये पहले क्यों नहीं तय पाए। सेनेटर फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और रहनुमा है पीटीआई के। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सेनेटर साहब, ये वो वाली बात तो नहीं होगी कि बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते जग हसाई भी हो गई, इतना बहसो मुबाहिसा, पता नहीं कितने लोग जख्मी हो गए, ये मामला तो आपने तय करने थे तो पहले तय करके बैठ जाते। जी अस्सलाम वालेकुम आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। पहले कई बार तय किया मामलात बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हर बार इजलास से पहले तय होते रहे हैं। उनसे फिरता कौन रहा है? ऑपोजिशन। मैं उसकी एक मिसाल देता हूं आपको। कभी भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के दौरान हुल्लड़बाजी, हंगामा आराई नहीं की जाती। हमने नवाज शरीफ जब अपनी पैनामा के ऊपर झूठी तकरीर पे थे, वो भी हम ऑपोजिशन में थे, चुप बैठकर सबने आराम से उनकी वो पूरी तकरीर सुनी। लेकिन वजीर आजम इमरान खान जब असेंबली में आए, बशमूल पहली दफा जब वो खिताब कर रहे थे, तब भी शोर शराबा था। हर बार ये डिसाइड हुआ कि ये शोर शराबा नहीं। फिर हमारे जब वज़रा स्पीच करने लगे तो ये शोर शराबा। शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर हैं, 2.5 घंटे 3 घंटे पे हम अपनी तकारीर करते रहे। रिकॉर्ड का हिस्सा है, पाकिस्तान टेलीविजन उन्हें लाइव दिखाता भी रहा और खामोशी थी। लेकिन जैसे ही वज़रा उठते थे तकरीर करने के लिए, जवाब देने के लिए, वहां से शोर शराबा। तो हर बार ये तय होता था। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि तकरीर करने नहीं दी गई। आपने कहा कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर को के तकरीर करते हुए इतना शोर शराबा नहीं हुआ, तो ये फिर क्या समझा जाए कि पीटीआई ने बदला लिया है कि खान साहब की पहली तकरीर पे जो शोर गुल हुआ था उसकी वजह से आप मियां शहबाज शरीफ साहब को तकरीर नहीं करने दी जानी, ये कोई तय हुई थी चीजें? मैं ये कह रहा हूँ कि ये मामला पहले भी कई दफा तय हो चुके हैं, लेकिन हर बार उसकी खिलाफ वर्जी ऑपोजिशन ही करती है। अब फिर मामला तय हुए। अभी आप देख लें, हमने कोई शोर शराबा नहीं किया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अभी आप देखिएगा कि ये फिर शोर शराबा करेंगे आके हमारी तकरीरों के बीच में। ये फिर करेंगे। मैं आपको ये चीज लिख के देने को तैयार हूँ, ये करेंगे। इनके पास कोई और चीज रह नहीं जाती है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें 2.5 साल का, हर बार पहल ऑपोजिशन ने की है शोर शराबा करने की। अभी भी हम इन्हें कहते हैं कि भाई आप जी
لیکن سائیڈ صاحب پتہ کہ یہاں پر ہوا یہ کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی بھی نظر آئی. اگر ایک طرف کے لوگ جو ہیں وہ کم نہیں کر رہے تھے تو دوسری طرف کے بھی نہیں کر رہے تھے, لیکن چونکہ آپ لوگ حکومت ہیں تو اس لیے شاید آپ لوگوں سے زیادہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ, اور آپ لوگوں کو بجٹ بھی پاس کرانا تھا, تو پھر ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید حکومت تھوڑی سی گریس دکھائے, ذرا تھوڑا بیک فٹ پہ آ جائے, لیکن مقابلہ ٹھیک ٹھاک تھا دونوں طرف سے. دیکھیے ہمیشہ حکومت کا کام ہے اور حکومت ہمیشہ دکھاتی ہے, پہل کرتی بھی ہے, اور چیز یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ یا تو تعمیری اپوزیشن کر رہی ہو نا, شور شرابہ اور ہلڑ بازی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہے. ہم آج بھی انہیں کہتے ہیں آئیں ریفارمز کے اوپر آئیں, بجٹ کے اوپر اپنی ٹیکنیکل فیڈ بیک دیں, باقی جو قانون سازی ہے اس کے اوپر آئیں, مل بیٹھ کے کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کرنا کیا, انہوں نے ہمیشہ شور شرابہ کرنا ہے, اور یہ جو پہلے دن سے کر رہے ہیں. تو یہ بارہا دفعہ ہم یہ گریس آپ دکھانے کی بات کر رہی ہیں, ہم بارہا دفعہ یہ چیز کر چکے ہیں. لیکن یہ الزام تو آپ کے اوپر آتا ہے نا. یہ میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جب کرونا شروع ہوا تو ان کی طرف سے یہ آفر کی گئی تھی کہ مل بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر اس کے اوپر بات کرتے ہیں, تو آپ لوگوں کی طرف سے اس کو ڈینائی کر دیا گیا تھا. آپ لوگوں نے کہا تھا کہ نہیں بیٹھنا ہے کرپشن زیادہ لوگوں کے ساتھ. ہرگز نہیں, ہم نے کورونا کے اوپر پارلیمنٹری کمیٹی بٹھائی, ان کو بلاتے رہے. ہم نے الیکشن ریفارمز کے اوپر کمیٹی بٹھائی, ان کو بٹھاتے رہے. فیٹف کے اوپر کمیٹی بٹھائی, ان کو بلاتے رہے. ان پہ مشتمل اراکین جو ہیں اپوزیشن کے, ان کے پہ مشتمل کمیٹیز بنی ہیں. لیکن یہاں پر مسئلہ کچھ اور ہے. یہ کسی دنیا میں ایسی اپوزیشن دیکھی آپ نے, اپوزیشن کا کردار ہوتا ہے گورنمنٹ کو ٹوس پہ رکھتی ہے. گورنمنٹ جہاں غلط جاتی ہے اس کی تصحیح کرتی ہے, اور جہاں ٹھیک جاتی ہے اس کا ساتھ دیتی ہے. ان کی طرح کی اپوزیشن نہیں ہوتی کہ ہمیشہ شور شرابہ کرنا. ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ اگر یہ کنسٹرکٹیو اپوزیشن کی طرف جائیں اور تعمیری اپوزیشن کی طرف جائیں, پارلیمانی اپوزیشن کی طرف جائیں تو ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے حرکتیں وہی کرنی ہیں جو یہ کرتے آئے ہیں 2.5 سال سے. نہیں تو سائیڈ صاحب مجھے یہ بتائیے نا کہ مطلب ابھی بھی معاملات کتنے طے ہو گئے ہیں؟ جو فواد چوہدری صاحب نے کہا ہے کہ معاملات طے ہو گئے ہیں, اور آپ ہی کہتے ہیں کہ پہلے بھی طے ہوئے تھے, کوئی فرق نہیں پڑا. تو پھر کیا اگلے آنے والے دنوں میں اسی طریقے سے عوام کا وہ پیسہ ضائع ہوتا رہے گا جو اجلاسوں پر خرچ ہوتا ہے, اور عوام بڑی امید سے آپ کو ایوان میں بھیجتے ہیں جی ووٹ دے کر کہ ان کی کوئی بات بھی آپ کریں گے, وہاں پر لڑائیاں ہی ہوتی رہیں گی, یا معاملات واقعی اس دفعہ طے ہو گئے ہیں؟ ساری عوام سے ریلیٹڈ لیجسلیشن یا قانون سازی ساری تو وہ گورنمنٹ کر رہی ہے. یہ صرف اپنی پرسنل کرپشن کے اوپر بات کرتے ہیں اور شور شرابہ کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اس قسم کی اپوزیشن کو اپنا رویہ تبدیل کرنا پڑے گا. وہ اس لیے کہ اگر معاملات طے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی لاج رکھا کریں, پھر ویسے ہی چلا کریں. لیکن ریکارڈ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ ایسا نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. سینیٹر فیصل جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں, جوائن کر چکے ہیں ہمیں. نیازی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ دونوں طرف سے ایک ہی بات ہوتی ہے, وہی کہتے ہیں کہ وہ لوگ اپنا رویہ درست کر لیں تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, دوسری طرف سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا رویہ درست کر لیں تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی, ٹھیک ہو جائیں گی. شہباز شریف صاحب یہ گلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خان صاحب کسی بھی اہم موقع کے اوپر ایوان میں موجود نہیں ہوتے, تو آج ہی خان صاحب آ جاتے, وہی کہتے ہیں کہ جی مسئلہ ہو فلسطین کا یا کچھ اور ہو, کچھ بھی ہو, خان صاحب جو ہیں وہ آتے ہی نہیں ہیں. اب آپ کا سوال اپوزیشن گورنمنٹ جو تنقید کر رہے ہیں وہ تو ایک روایتی طریقہ یہی ہے کہ جو ایک حکومت ہوتی ہے, جمہوری نظام میں ایک اپوزیشن ہوتی ہے, اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر صحیح یا غلط جو ہے الزامات بھی لگاتے ہیں, ایک دوسرے کو آڑے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. باقی شہباز شریف صاحب نے جو تقریر کی ہے میرا خیال ہے ساری چیزیں موجود ہیں. تو اسد عمر صاحب نے جب جواب دیا ہے تو ان کے ٹیکنیکل اسی پوائنٹ پہ جواب دیا, حالانکہ وہ خود فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں. انہوں نے یہ کہا جی کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہا ایوان میں نہیں آتے تو نواز شریف کو پاکستان لے آئیں. یعنی کہ بات آپ ہو رہی ہے, میں یہ ایشو نہیں ہے کہ نواز شریف پاکستان آئے یا نہ آئے, ایشو یہ ہے کہ آیا عمران خان صاحب وزیر اعظم کی حیثیت سے یا قائد ایوان کی حیثیت سے ان کو ایوان میں آنے چاہیے یا نہیں آنے چاہیے. پھر بڑے ایسے اہم موقع آئے ہیں جو پاکستان کے لیے ایک ان کی سالمیت کا خطرہ تھا, یا سالمیت اسی خطرے میں ڈالی گئی, یا کم از کم کشمیر تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. حالانکہ انہوں نے کوئی کوشش کی کہ پورے پاکستان میں کانسنسس ڈیولپ کیا جائے. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی حد تک اپوزیشن بھی کوئی اس میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل ان کو آپ کہہ دیں کہ بالکل بری ذمہ ہے, لیکن عمران خان صاحب چونکہ وزیر اعظم ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان سے زیادہ ان کی کوئی اپنی انا ہے جو مملکت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے, اور وہ کوئی نیشنل کانسنسس جو ضرورت ہوتی ہے کسی چیز کی
या कौमी इत्तेफाक राय, वो उसको ना सिर्फ ये कि उसको पैदा नहीं कर रहे, बल्कि उसको लगता है कि खुद अपने हाथों से सबोताज कर रहे हैं। तो बहरहाल अब मैं इस बारे में और तो कुछ ज्यादा नहीं कह सकता हूँ। तो यही है कि जो सूरत हाल है वो बहुत ही तकलीफदेह है, और मुझे लगता ही है कि कुछ मेंबर्स चूंकि ऐवान के अंदर तहरीक इंसाफ के ऐसे हैं कि जो इमरान खान साहब के कंट्रोल से ज्यादा जो उनको लाए उनके कंट्रोल्स में हैं, या उनकी उनको ब्लेसिंग हासिल है, थपकी हासिल है, आशीर्वाद हासिल है, तो वो भी जब पूरे निज़ाम को अंडरमाइन करते हैं या कभी सदारती निज़ाम या ऐसे की बातें करते हैं, तो लगता ही है कि पाकिस्तान में अभी तक हमारी जो ताले आज़माए हैं वो इस ताक में हैं या इस ताड़ में हैं कि किसी तरीके से अगर कोई मौका मिले तो इस सिस्टम के अंदर से कोई नई चीज निकाली जाए, जैसे मुश्ताक साहब चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए थे, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद। एक छोटा सा यहाँ पर हमें क्विकली ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में तजावुज़ात के खिलाफ जी ऑपरेशन जारी है, और वहां पर भी हम देख रहे हैं कि एक आम आदमी जो है उसका नुकसान हो रहा है। कौन जिम्मेदार है आखिर इस तरह की जगहों पर इजाजत दी ही क्यों गई, कौन कौन जिम्मेदार है, किसने दी इजाजत? एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, साबिक मेयर कराची, साथ रहिए। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में गुज्जर नाला और औरंगी नाला तजावुज़ात ऑपरेशन रोकने की वफाकी हुकूमत की दरखास्त को मुस्तरद करते हुए कहा है कि कराची के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई, शहर तबाह कर दिया गया। गुज्जर नाले के मुतासरीन के लिए एक हफ्ते में हिकमत अमली बनाने की हिदायत करते हुए ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म भी दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में नस्ला टावर गिराने के अदालती हुक्म पर भी बिल्डर की नजरसानी की दरखास्त को मुस्तरद करते हुए इमारत गिराने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में तमाम सरकारी राजी वागुजार कराने का हुक्म देते हुए 3 महीने के अंदर जमीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड कराने की हिदायत भी जारी की। आज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर काफी बरहमी का इजहार किया और कहा कि मजीद वक्त हरगिज नहीं दिया जाएगा, अगर अदालती फैसले पर अमल नहीं हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अलादीन पार्क में नाजायज तजावुज़ात और महमूदाबाद के इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन को गैर कानूनी करार देते हुए 2 महीने में खत्म करने का हुक्म भी दे दिया है। मगर सवाल यह पैदा होता है कि कौमी असासे को इस तरह से गैर कानूनी जगहों पर बनाने की इजाजत दी किसने? वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सारे का सारा मलबा MQM पर डाल दिया है। MQM ने खिलाए शहर में, वो ना हम कर सकते हैं ना अल्लाह करे किसी और कोई और करे, और बड़ी मुश्किल से उन कामों से, उन कारकर्दगियों से, MQM के उन काबिल फख्र कारनामों से इस मुल्क की और शहर की जान छूटी है, और हम नहीं चाहेंगे कि वो काम वो भी शुरू करें, हम दोबारा करें। आज अगर MQM के लोग 5000 वोटों पर जो है बैठे हैं, इन्हें अपनी जिल्लत आमेज शिकस्त पर जो है गौर करना चाहिए। तो MQM के कारनामे से जो है ना, उससे तो अदालतों में अगर आप जाएंगे तो उनके रिकॉर्ड रूम भरे हुए हैं सारे के सारे। नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में आम शहरी भी मुतासर हो रहे हैं। अदालत की जानिब से सिंध हुकूमत को और KMC को हिदायत जारी की गई हैं कि मुतासर होने वाले अफराद को फौरी बंदोबस्त करके रिलीफ दिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि सबका जिम्मेदार है कौन? क्या एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने से मसाइल हल हो जाएंगे? अवाम के वोटों से मुंतखब होने वाले हुक्मरान बस यही काम करेंगे? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब तो ये कहते हैं कि जो गुल आप लोगों ने यानी MQM ने खिलाए हैं अब वो तो हम नहीं खिला सकते, और ना अल्लाह करे कि कोई और खिलाए। अदालतों के रिकॉर्ड रूम MQM के कारनामों से भरे पड़े हैं जी, और MQM को अपनी जिल्लत पर गौर करना चाहिए। तो वो तो सारी की सारी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर डाल रहे हैं वसीम साहब। जाहिर है पीपल्स पार्टी के पास अब कोई ऑप्शन बचता नहीं है। 13 साल से हुकूमत कर रहे हैं, और चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स देख लें, उनके पास कोई जवाब बनता नहीं है। सिर्फ यही बनता है कि किसी और पे इल्ज़ाम डाल दिया जाए। 13 साल को भी छोड़ दें, उससे पहले भी चले जाएं, 71 से आज तक यही रूल करते आ रहे हैं। 71 में क्या किया था पीपल्स पार्टी ने? मुल्क 2 लख्त किया, उसके बाद दहशतगर्दी अरूज पे रही, जहाज अगवा किए, इधर हम उधर तुम। उसके बाद 13 साल ये वाले, पूरा कराची शहर बेच चुके हैं, इंटीरियर सिंध तबाह हो चुका है। कराची में कच्ची आबादियां फैलाई जा रही हैं, डबल कर दिया है उनके नंबर्स को। गोठाबाद स्कीम के बहाने लोगों को इल्लीगल जमीन कब्जा करके बसाया जा रहा है।
कराची को तो तकरीबन तबाही पे ले जा चुकी है पीपल्स पार्टी। कंक्रीट का जंगल बन चुका है ये शहर। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिंध गवर्नमेंट के मातहत। देखिए ना वसीम साहब, एक आम राय ये भी पाई जाती कि एक लंबे अरसे तक एमक्यूएम की जो है वो हुकूमत रही कराची पर। मेयर्स आपके थे, वज़ीर दाखिला सिंध आपका था, फिर चाइना कटिंग का ट्रेंड आपके दौर में शुरू हुआ, फिर सरकारी जमीनें मनपसंद अफराद को लीज पर दी गई, जिसके बाद वो काबिज हो गए, आज तक खाली जो है वो नहीं करा सके। और फिर नुकसान किसका हुआ? उस आम आदमी का जो अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर वहां घर बनाकर बैठा था। ऐसी बात नहीं है। अगर लीज दी भी है तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दी है। आप रिकॉर्ड तो उठा के देखें, सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट या किसी को पे इल्जाम लगाने पे मत जाएं। अगर सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हमने केएमसी की दुकानें जो कि गलत बनी हुई थी फुटपाथों पे वो रिमूव की, केएमसी ने उनको ऑल्टरनेट दिया है, उनको 4000 से ज्यादा दुकानें दी हैं दूसरी जगहों पे जो सही जगहें हैं। मगर क्या सिंध गवर्नमेंट आगे बढ़ी? अच्छा, अब वसीम साहब अगर एक स्पेसिफिक केस को जिस तरह के महमूदाबाद ग्रिड स्टेशन जो है वो उसको ही हम ले लें तो ये तकरीबन जी है 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स की लागत से ये तैयार हुआ और अभी इसी साल अप्रैल में हुआ है इसका इफ्तिताह। सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी गैर कानूनी करार दे दिया है और वजह इसकी ये बताई कि ग्रीन बेल्ट के ऊपर कायम है। तो ये अगर स्पेसिफिकली अगर इसकी हम बात कर लें तो यहाँ पर किसकी कोताही थी, किसकी तरफ से इजाजत दी गई, किसकी गलती है? देखें ये जिम्मेदारी बनती है हुकूमत सिंध की कि जिन्होंने अप्रूवल्स दिए, जिन्होंने एनओसीज दी, जिन्होंने लीज दी, वो ऑफिसर्स कहाँ हैं? उनको भी सामने लाया जाए ना। किसकी हुकूमत थी जब ये किया गया है सब कुछ? बाद में जब सब कुछ बन जाता है और फिर जाहिर है कोर्ट अगर एक डिसीजन लेता है कि आप एसटी प्लॉट में जो एमिनिटी प्लॉट होते हैं उस पे कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो बिल्कुल सही ऑर्डर आ रहा है उनका। ये तो गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि क्यों बनने दिया आपने, क्यों होने दिया। 13 साल से अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप एक लंबे अरसे तक मेयर रहे हैं कराची के, यकीनन आपने भी सारी चीजें देखी होंगी, आपको भी पता होगा मसले का हल निकल कैसे सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कैसे निकल सकता है, कोई दरमियानी रास्ता है कि लोगों का नुकसान भी ना हो और सरकारी अमलाक भी बच जाए, क्या तरीकाकार है? देखिए जिनका नुकसान हो रहा है उनको कंपनसेशन जरूरी है। मैं आपके मीडिया, आपके चैनल के तवज्जो से कहूंगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग बेघर हो रहे हैं, जिनके लीज प्लॉट थे, मैं लीज प्लॉट की बात कर रहा हूं, उनको कंपनसेशन दिए बगैर उनके घर ना मिसमार किए जाएं। उनको जब तक ऑल्टरनेट नहीं देते वो कहां जाएंगे? बच्चे कह रहे हैं ना कि हम सुबह स्कूल गए थे नाश्ता करके, वापस आए तो घर ही नहीं है। तो ये कराची के लोगों के साथ क्या ये होता रहेगा? आप मुल्क के दूसरे सूबों में फेडरल गवर्नमेंट के एरियाज में आप रेगुलराइज कर रहे हो हाउसिंग स्कीम्स को जो कि गलत बनी हुई है। तो कराची क्या सोतेली माँ वाला सलूक कब तक चलता रहेगा? जिस तरह दूसरे शहरों में रेगुलराइज किया जा रहा है जो गलत बनी हुई स्कीमें, उनको कराची के साथ भी उसी तरीके से जो है वो होना चाहिए मामला। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, साबिक मेयर कराची हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। पीडीआई की हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो आम आवाम के मसाइल के हल को तरजीहात में रखा, मगर मसला ये था कि आम आवाम उन मसाइल को हुकाम बाला तक पहुंचाए कैसे। गौर व किया गया, बैरूनी मुल्क के मॉडल्स को स्टडी किया गया। आम आवाम के मसाइल जैसे कि कब्जा, पुलिस गर्दी, सरकारी मुलाजमिन की रिश्वत, सियासी दबाव, अकरबा परवरी, मजहबी मुनाफरत और दीगर मसाइल को हल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर पोर्टल का इजरा भी किया गया। पंजाब में सीएम पोर्टल, फिर पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल भी शुरू हुआ। बात इससे भी आगे निकली तो वज़ीर आज़म ने आम आवाम से फोन कॉल्स पर बात करना शुरू कर दी। एक तरफ वज़ीर आज़म आवाम के मसाइल को हल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, मगर ये वो मसाइल हैं उनके सामने आए, मगर इन मसाइल का क्या होगा जो कि वज़ीर आज़म तक पहुंचे नहीं अभी तक? उनको कौन हल करेगा? जिन गरीबों की कॉल वज़ीर आज़म तक नहीं पहुंच पाती, वो आवाम जो ना तो सियासी असर रसूल रखते हैं और ना ही मालो दौलत, वो गरीब आवाम सरकारी दफातर, पुलिस थाना और कचहरियों के चक्कर लगाते लगाते थक जाती है। अपनी मेहनत और हक हलाल की थोड़ी सी जमा पूंजी को बचाने के लिए किसके दर पर जाएंगे लोग? क्या ये लोग हुकूमत की तरजीहात का हिस्सा ही नहीं है? लाहौर के इलाके समनाबाद की एक ऐसी ही कहानी एक बूढ़े बुजुर्ग की है जो अपनी ही प्रॉपर्टी किराए पर देकर मुश्किल में फंस चुके हैं। अब किराएदार इस पर काबिज है, पुलिस बूढ़े बुजुर्ग की बात तक सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि कब्जा करने वाला शख्स बाअसर है।
اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد محمود صاحب جو کہ متاثرہ شخص ہیں, میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بہت شکریہ زاہد صاحب. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تو پتہ چل گیا کہ آپ کا مکان جس کے اوپر جو آپ نے کرائے پہ دیا اس کے اوپر قبضہ ہوا ہے. اب ہو کیا رہا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ ان کو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چھوڑ دیں آپ کی جگہ یا پھر کرائے کا کوئی سلسلہ شروع کریں, تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس کے علاوہ میں نے سی سی پی او صاحب کو اپلیکیشن دی تھی. وہ انہوں نے مارک اپ نہیں, کیا اپلیکیشن دی کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میرے گھر کا قبضہ چھڑایا جائے اور مجھے مافیا سے بچایا جائے. اور وہ بدمعاش آدمی ہے, اس کے پاس نام کیا ہے ان کا؟ اس کا نام راحت بٹ ہے اور اس کے پاس ہر وقت اسلحہ ہوتا ہے. اچھا. اور وہ جب میں سی سی پی او صاحب سے وہ درخواست دے کے گھر اپنے آیا ہوں تو مارکو کے جب وہ آئی اسلام آباد تھانے میں, تو میں اسلام آباد تھانے اپنے بھائی اور بھابھیوں کے ساتھ گیا ہوں. جا کے میں نے پوچھا جی کہ وہ میری درخواست آئی ہے, تو وہاں پہ اے ایس آئی جو نئے سلطان ہیں انہوں نے پہلے تو کہا جی کہ میرے پاس تو درخواست نہیں ہے. حالانکہ وہ درخواست ان کے پاس تھی. پھر وہ بڑی مشکل سے درخواست چھوڑی گئی. وہ درخواست انہوں نے دیکھی, ٹھیک ہے, مجھے کہتے ہیں جی اب جائیں, پھر آپ سے کرتے ہیں بات. نہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بات اس لیے نہیں سنی جا رہی کیونکہ راحت بٹ جن کا آپ نے لیا ہے وہ اثر رسوخ رکھتا ہے, باثر ہے؟ اس کا پولیس کے ساتھ بہت اثر رسوخ ہے. اچھا, پولیس میں بھی یہاں پہ نجائز منشیات کا کام کرتا ہے, وہ پولیس کو منتری وغیرہ دیتا ہے. پولیس کا اور اس کا راحت بٹ کا بہت گٹھ جوڑ ہے. اچھا. تو جب میں نے پھر جب وہاں سے تھانے سے واپس آنے لگا 4 گھنٹے اس نے مجھے تھانے دار نے وہاں بٹھائے رکھا. اچھا. کہ جی ابھی سنتے ہیں. تو راحت بٹ کو نہیں بلوایا انہوں نے. اچھا, نہیں بلوایا؟ بالکل نہ فون کیا نہ بلوایا. اچھا. تو میں جب وہاں سے نکلنے لگا ہوں گھر کے لیے تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا جی یہ بندہ میرے گھر پہ آ کے ہلا گلا کرے گا, مجھے اس سے تحفظ دلایا جائے. لیکن زاہد صاحب آپ نے یہ کہا کہ آپ نے جو ہے سی سی پی او کے تھرو بھی جو ہے وہ سی سی پی او کو درخواست دی, تو سی سی پی او کے احکامات بھی نیچے نہیں مانے گئے؟ کوئی چیز نہیں. سی سی پی او صاحب کے تو وہ یہ ہوا ہے کہ اس کا ریئیکشن ہی الٹا ہو گیا. ان کے ایکشن پہ ہمارے ساتھ ریئیکشن الٹا ہو گیا کہ وہ ان کو درخواست دی تو کیوں دی. کیا ہوا آپ کے ساتھ اس کے ریئیکشن میں؟ اس میں وہ یہ ہوا کہ جب میں 4 گھنٹے اور میں اور میرا بھائی اور بھابھی دونوں چاروں 4 گھنٹے تھانے میں بیٹھے رہے. جب گھر آئے ہیں تو سڈنلی ابھی موٹر سائیکل میں نے پارک نہیں کی تو وہ راحت بٹ اور اس کا بھائی اسد بٹ, اس کا ایک عزیز ہے ذیشان اور 2-3 دوست, انہوں نے ہاتھ میں موزے پکڑے ہوئے تھے. گلی وہ آگے وہاں پہ تو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی. میں آپ کو بتاتا ہوں, وہاں پہ آئے ہیں, آتے ہی انہوں نے میرے بڑے بھائی کے منہ پہ تھپڑ مارے ہیں, میرے بھتیجے کے منہ پہ تھپڑ مارے ہیں. میں ان کو پکڑتا رہوں کیونکہ میں بالکل ویک ہوں, میں چل بھی نہیں سکتا میں. صحیح. تو میں نے اس کو منع کرتا رہا ہوں, تو اس کے بھائی اسد نے مجھے بھی دھمکیاں دی. اس نے کہا جی تہاڈے لیے بہت برا ہوئے گا, ہن تسی بچو, تہاڈے گھراں دے وچ بندے سی. یعنی ایک تو آپ کے مکان کے اوپر غیر قانونی قبضہ کر رکھا, اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی سنوائی ہو, آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں تو اس پہ پھر آپ کے اوپر جان لیوا حملہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے. وہ میں نے 15 پہ کال کر کے پولیس کو بلوائی. جب پولیس آئی ہے تو زکا انسپیکٹر سے سمروا تھا. ٹھیک ہے. اچھا زاہد صاحب, اب یہ معاملہ تو جو ہے وہ ہمیں سمجھ آ گیا ہے, اور یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ ایک سائڈ جو ہے وہ ویک ہے, ایک سائڈ طاقتور ہے, اور ابھی بھی یہ جو پولیس والے ہیں وہ طاقتور کی سائڈ پہ. میں چاہوں گی کہ آپ ایک چھوٹی سی اپیل کر دیں. آپ کس سے, آپ کو اس وقت سب لوگ دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں, اور وزیر اعظم صاحب نے پچھلے دنوں ایک بڑی اچھی مثال قائم کی تھی, خاتون کے مکان سے قبضہ چھڑوایا تھا. میں امید کرتی ہوں کہ ابھی بھی آپ کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں, حکومتی اگر کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کی مدد کریں گے. میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ زاہد صاحب کا ایک جوان بیٹا جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے, اور اس کی ڈیتھ کے بعد زاہد صاحب کی جو ہیلتھ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے. ایک جوان بیٹا جس نے ان کا سہارا بننا تھا وہ بھی ان کے ساتھ موجود نہیں ہے. اینڈ آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ ریاست جو ہے وہ اس وقت ان کا سہارا بنے گی, ان کو سہارا دے گی. اور وزیر اعظم صاحب نے جس طریقے سے ایک مثال قائم کی تھی, یہ بھی ایک متاثرہ شخص ہے, یہ بھی غریب شخص ہے. میں چاہوں گی آپ اپنے منہ سے ایک اپیل کر دیں خود. دیکھیں جی, عمران خان صاحب نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے. میں چاہوں گی آپ ڈائریکٹ اپیل کریں, آپ کہیں خان صاحب کی آپ کی مدد کی جائے. لوگوں کی وہ مدد کر رہے ہیں. آپ سے خاص طور پر ریکویسٹ ہے, گورنر پنجاب سے ریکویسٹ ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور سی سی پی او صاحب سے خاص طور پر یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے جانوں کا تحفظ کیا جائے اور ہمیں یہ قبضہ کرایا جائے, ہمارا گھر چھڑوایا جائے. ٹھیک,
چلیں جی، بہت شکریہ زاہد صاحب، اور میں امید کرتی ہوں کہ ہماری یہ چھوٹی سی کوشش جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی بہتری کی امید لا سکے، اور لاہور شہر جو کہ پنجاب کا دل جس کو کہا جاتا ہے، قبضہ مافیا جو ہے اس وقت وہاں پر بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اور غریب لوگوں کے ساتھ جو کہ بے سہارا اس وقت مجھے محسوس ہو رہے ہیں، کیونکہ نہ تو پولیس ان کی بات سن رہی ہے، نہ ہی وہ خود اس طریقے سے کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، اور امید یہ بھی کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ان بے سہارا لوگوں کا سہارا بنے گی اس وقت۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، خیال رکھیے اپنا، اللہ حافظ۔